बेटा। चलिए कौन सा एक कर रहे हैं अपन लोग? चलिए सेक्शन 40 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 40 टॉकिंग अबाउट डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट। आइए बैठिए और फर्म को डिसॉल्व, आइए बैठिए, कौन पार्टनर्स आइए बैठिए और फर्म को डिसॉल्व कीजिए विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ओके सर। नेक्स्ट सेक्शन 41 टॉकिंग अबाउट कंपल्सरी डिसोल्यूशन। सर दो कंडीशन में फर्म कंपल्सरी डिसॉल्व हो जाएगी। फर्स्ट, सभी के सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए। ओके। सेकंड, अगर मेरा बिजनेस इलीगल डिक्लेयर हो जाए तो पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगी? प्रोवाइडेड दैट अगर मैं मल्टीपल बिजनेसेस करता हूं और कोई एक बिजनेस मेरा क्या हुआ, इलीगल डिक्लेयर हुआ है, देन अदर बिजनेसेस कंटिन्यू और इट स्टैंड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सही बात है। सेक्शन 42 टॉकिंग अबाउट डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसी, राइट। चलिए बात करें, कुछ कंटिंजेंसी दे रखी है। हाँ जी दे रखी है। एक तो पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड की है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, डेथ ऑफ अ पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। ओके, ये कुछ इवेंट घटित हो जाएंगे तो मेरी पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी। घटित मतलब हैपन, हैपन पे ही, ठीक है। अगर ये हुए तो पार्टनरशिप डिसॉल्व, ये नहीं हुए पार्टनरशिप डिसॉल्व। सर सेक्शन 40 में कोर्ट के पास गए थे? 41 में, 42 में, 43 में भी नहीं जाएंगे। सेक्शन 43 टॉकिंग अबाउट डिसोल्यूशन बाय नोटिस, मतलब पार्टनरशिप एट विल में एक भी पार्टनर चाहे फर्म को डिसॉल्व करना तो डिसॉल्व कर सकता है बाय वे ऑफ नोटिस टू अदर पार्टनर। इट इज सेक्शन 40, इट इज नॉट सेक्शन 7, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द केस स्टडी। ओके सर, सेक्शन 44 भी स्टार्ट सा ही कर दिया था, दो ही पढ़े थे। सेक्शन 44 टॉकिंग अबाउट डिसोल्यूशन बाय वे ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट। यहाँ पर हम कोर्ट के पास गए थे क्योंकि हमारे पास अधिकार नहीं है सेक्शन 40 से 43 में कि हम अपनी फर्म को डिसॉल्व कर लें इन केसेस में, सच एज अनसाउंड माइंड। अगर आपका पार्टनर क्या डिक्लेयर हो गया? अनसाउंड माइंड, मतलब वो अपने हित में और फर्म के हित में डिसीजन, तो फर्म को क्या कर दो? किसके ऑर्डर से? कोर्ट के ऑर्डर से। आप कुछ एक्टिविटी कर नहीं सकते, आपके पास एक राइट आएगा जिसे हम क्या कहते हैं? राइट टू स्यू फॉर डिसोल्यूशन। सेक्शन 40 से 43 में राइट टू डिसोल्यूशन, सेक्शन 44 में राइट टू स्यू फॉर डिसोल्यूशन लिख रखा है सबने? यस सर। चलिए सेकंड, इंसैनिटी। इंसैनिटी पढ़ लिया? इनकैपेबिलिटी है आपका सेकंड, इनकैपेबिलिटी। ओके पढ़ लिया? सर अगर कोई पार्टनर इनकैपेबल हो जाए, मतलब इनकैपेबल भी समझा है, फिजिकली डिसेबिलिटी आ जाए और इलनेस ETC, अगर ये दो कंडीशन हो जाए तो इट स्टैंड्स टू परमानेंट इनकैपेबल, राइट, परमानेंट इनकैपेबल। ओके सर, इस केस में मैं कोर्ट के पास जाऊंगा, फर्म को क्या कर दूंगा? डिसॉल्व। ये तो पढ़ रखा था अभी तक। चलिए एक केस स्टडी दी थी होगा, हाँ दी थी ना। और दूसरा नेगोशिएबल चल रहा है, खत्म ही होने वाला होगा। ये यहाँ पे आवाज थोड़ी दब गई, दोबारा पूछता हूँ, नेगोशिएबल चल रहा होगा? खत्म होने वाला है ना? तो सैटरडे को टेस्ट है ही पक्का हमारा। अच्छा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि पार्टनरशिप प्लस नेगोशिएबल का टेस्ट कर लें? नो सर। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि पार्टनरशिप विद नेगोशिएबल हम टेस्ट कर लें? चलो मेजॉरिटी से, ठीक, मेजॉरिटी से सर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ तो 100% यूनानिमस डिसीजन आप पढ़ेंगे लॉ में। एक डिसीजन, अच्छा हुआ आपने ऐसा करा, एक डिसीजन होता है यूनानिमस डिसीजन। बोर्ड मीटिंग सुना है? कंपनी में पढ़ेंगे आप बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग अभी जो आज का प्रेजेंट लॉ एज पर कंपनीज एक्ट, बोर्ड मीटिंग को अटेंड करने का राइट है शेयर होल्डर का, ठीक है। शेयर होल्डर किसी की बोर्ड मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, किसी की मतलब जिसमें उन्होंने शेयर ले रखे हैं। सपोज मैंने रिलायंस के शेयर ले रखे हैं तो मैं रिलायंस की बोर्ड मीटिंग अटेंड कर सकता हूँ, ठीक। तो वहां पे भी ऐसे डिसीजन होते हैं। बताइए ये डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाए या नहीं? मेजॉरिटी से होते हैं। मेजॉरिटी इज व्हाट?
मोर देन 50%, जो किसके पास है? मुकेश अंबानी के पास, रिलायंस की बात कर रहा हूं। ओके, तो सर अगर सभी के सभी व्यक्ति हाथ उठा देते हैं, इट इज कॉल्ड यूनानिमस। 100% लोगों ने फुल्ली सपोर्ट करा है, फुल्ली वोट करा है। अभी आपने क्या करा? यूनानिमस वोट दिया है कि हमको नहीं करना पार्टनरशिप विद नेगोशिएबल। इट इज कॉल्ड यूनानिमस वोट। क्या कहते हैं? अगर एक भी बच्चा हाथ उठा देता ना, इट इज नॉट अ यूनानिमस। तो अगर लॉ में कहीं भी लिखा है यूनानिमस, तो समझ जाना फुल वोटिंग की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए आज का कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। चलो, सेक्शन 44 टॉकिंग अबाउट फर्स्ट अनसाउंड माइंड, ओके, सेकेंड परमानेंट इनकैपेसिटी, थर्ड मिसकंडक्ट। थोड़ा सा स्टार्ट करा था, एक बार और पढ़ते हैं मिसकंडक्ट। चलिए सर, मिसकंडक्ट, व्हाट डू मीन ऑफ मिसकंडक्ट? नॉट अ फ्रॉड, व्हाट डू मीन ऑफ मिसकंडक्ट? हाँ जी, कुछ गलत करना। वेरी गुड, ओके। गलत करना मतलब सही करना, कुछ कहीं लिखा होगा, है ना? हाँ, लॉ के अगेंस्ट। ठीक। सर, व्हाट डू मीन ऑफ मिसकंडक्ट? कुछ भी बता सकते हैं? या लॉ में ऐसा लिखा है कि ये काम मत करना, अगर ये काम करोगे तो ये गलत काम होगा, और आपने फिर भी वही काम कर दिया, इट इज कॉल्ड मिसकंडक्ट। कह सकते हो? सपोज 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 आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट था, अलॉन्ग विद दैट आपने एक और एग्रीमेंट बनाया, एक और कॉन्ट्रैक्ट बनाया। उसमें आपने लिखा कि कोई भी पार्टनर सेम नेचर का बिजनेस इंडिविजुअली नहीं कर सकता। सपोज पार्टनरशिप फर्म ट्रेडिंग करती है स्पोर्ट्स में, तो कोई पार्टनर इंडिविजुअली ट्रेडिंग ऑफ स्पोर्ट्स नहीं कर सकता अपने नाम से। ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें 3 पार्टनर हैं, ए, बी एंड सी। सी पार्टनर भी है और इंडिविजुअली भी काम कर रहे हैं। इट इज कॉल्ड मिसकंडक्ट। लॉ में तो नहीं लिखा। अरे अभी आपने बताया अगेंस्ट टू लॉ, यही बताया। अब ये वर्ड कहाँ लिखा है कि आप बिजनेस मत करना इंडिविजुअली? एक अग्रीमेंट में, जो किसने बनाया है? 3 व्यक्ति ने मिलकर, जिसे आप पार्टनर बोलते हो, या भारत सरकार ने बनाया? पार्टनर से। इट इज नॉट अ लॉ। अरे इट इज नॉट अ लॉ, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी वन पर्सन। यस या नो? तो इट इज नॉट अ लॉ। तो क्या अगर मिस्टर सी, तीसरे पार्टनर, इंडिविजुअली बिजनेस कर रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड एज मिसकंडक्ट? अरे बात समझ में आ रही है? इट इज कॉल्ड मिसकंडक्ट। कौन कौन कह रहे हैं यस? इट इज कॉल्ड मिसकंडक्ट। गलत तो इसमें भी हो रहा है ना, आपने बताया जो गलत है, तो गलत तो इसमें भी हो रहा है ना, कि फर्म की इंफॉर्मेशन आप लेके और अपना इंडिविजुअली प्रॉफिट कर रहे हो। आपको क्या प्रॉफिट करना था? फर्म का, और जो उसमें से आपको शेयर मिलता वो आप पीएसआर के द्वारा ले जाते। यही पढ़ा है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एसेंशियल, पढ़ा था ना? आप इंडिविजुअली 100% प्रॉफिट कमाना चाह रहे हो, गलत तो कर रहा है ना मिस्टर सी। ठीक, तो इट इज कॉल्ड मिसकंडक्ट। यस, इट इज कॉल्ड मिसकंडक्ट। सेकंड, नो इट इज नॉट अ मिसकंडक्ट। वेरी गुड। तो मिसकंडक्ट आप केवल लॉ से नहीं निकालेंगे। अगर कुछ चीज कहीं प्रोसीजर लिखे हैं और आप उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड मिसकंडक्ट। समझ में आ रही है बात? मिसकंडक्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ या मिसकंडक्ट इन अकॉर्डेंस विद कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, मिसकंडक्ट इज मिसकंडक्ट। ठीक है, चलिए लिख लेंगे मिसकंडक्ट पे, मिसकंडक्ट बाय वे ऑफ लॉ और एग्रीमेंट। चलिए, वेर अ पार्टनर अदर देन पार्टनर स्विंग क्या करता है? इज गिल्टी हो जाता है। मार्क द वर्ड गिल्टी। करा था क्या? हाँ जी, गिल्टी। इज गिल्टी, गिल्टी है of conduct which is likely to affect prejudicially the carrying of business, the court may order for dissolution of
फर्म। ओके सर, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि मिस्टर सी इज अ गिल्टी पर्सन बिकॉज ही इज डूइंग सम एक्टिविटी विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रही है बात? देयरफॉर इट इज कॉल्ड मिसकंडक्ट। ठीक, चलिए मिसकंडक्ट का एग्जांपल आईसीआई से उठाते हैं। आप फाइनल में पढ़ेंगे या इंटरमीडिएट में ही पढ़ने लगेंगे ऑडिट। ठीक, इंटरमीडिएट में आप ऑडिट पढ़ेंगे 100 मार्क्स का। चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेन कोर्स ऑफ बिजनेस ऑडिट रहता है। व्हाट डू मीन ऑफ ऑडिट? जी, चेकिंग, वेरी गुड। हाँ, कुछ भी नाम से बोल सकते। एग्जामिनेशन, हाँ, और स्क्रूटनी, और हाँ जी, करेक्शंस तो नहीं बोल सकते आप। हाँ जी, और सर हमने बोला चेकिंग। चेकिंग फॉर व्हाट? किस चीज के लिए? अकाउंट्स का। तो मतलब यू आर नॉट प्रिपेयर्ड द अकाउंट्स। चेकिंग तो वो व्यक्ति करता है ना। सपोज आपने क्वेश्चन अपना आंसर्स लिखे टेस्ट के, तो आप ही चेकिंग करने लगोगे? चेकिंग तो मैं करूंगा ना, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। तो क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी सीए बनाएगा और फिर उसको चेक कर लेगा? तो देयरफॉर चेकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे डाली, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी या मैनेजमेंट पे डाली, आईसीआई। यू आर द इंडिपेंडेंट अथॉरिटी और यू आर ड्रॉ फेयर ओपिनियन कि बुक्स करेक्ट हैं या बुक्स करेक्ट नहीं है। आप बुक्स नहीं बना सकते। सपोज आपने बुक्स बनाई, आपने चेकिंग कर ली, कोई बात हुई इसमें? आप बताओगे क्यों, क्या गलती है? किसी और ने बुक्स बनाई, आपने चेक करा, इट इज कॉल्ड ऑडिट। समझ में आ रही है बात? ऑडिट में आपको कुछ कोड ऑफ एथिक्स दिखेंगे, आईसीआई के कोड ऑफ एथिक्स। वहां पे बताया गया है कि आप इस तरह से ऑडिट करेंगे। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग दे रखे हैं, प्लस कोड ऑफ एथिक्स को जोड़ के आप ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं। और बताया गया है कि आपकी कंडीशन ये है तो आप ये ऑडिट प्रोसीजर लगाना, अगर ये हुआ आपके साथ तो ये ऑडिट प्रोसीजर लगाना। सारी चीज का आपको एसेस दे रखे हैं, कोड ऑफ एथिक्स दे रखे हैं। सपोज यू आर नॉट फॉलो द कोड ऑफ एथिक्स ऑफ आईसीआई while you are draw an opinion on a financial statement of Reliance, it is called misconduct। दोबारा से क्वेश्चन लगाते हैं। You are the chartered accountant, you are doing the audit of Reliance Industry, ठीक है, और आपको आईसीएआई ने स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग और कोड ऑफ एथिक्स बता रखे हैं। You are not followed the code of ethics which is given by the ICAI, then you are doing some misconduct activity. Yes sir। समझ में आ रही है बात? तो therefore अगर आप लॉ को तोड़ रहे हो या फॉलो नहीं कर रहे, it is also called misconduct। But misconduct which is declared by ICAI or other authority, मतलब अगर आपका misconduct कन्वर्ट हो जाता है गिल्टी में, समझ में आ रही है बात? आपने गलत करा, सपोज मुझे लग रहा है आपने गलत करा, अमित सर को लग रहा है आपने गलत नहीं करा साइन। सपोज आपको फिक्स एसेट्स फिक्स एसेट्स, हाँ, आपको फिक्स एसेट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन करना था। अब रिलायंस के फिक्स एसेट जामनगर में पड़े, आपने सोचा जाऊंगा आऊंगा बुक्स ही देख लेता, बट एज पर दी आईसीएआई स्टैंडर्ड आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करना मैंडेटरी है। समझ में आ रही है बात? और आपने या तो मुंबई या मेरठ में बैठ के जहां पे ऑफिस है, आपने देखा अच्छा परचेज का बिल आ गया, बैंक से एंट्री आ गई, ठीक है, डेप्रिसिएशन पूरा बुक कर लिया, ठीक है, फिक्स एसेट्स इज ओके। बट यू आर डूइंग द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ फिक्स एसेट्स, यू आर डूइंग द मिसकंडक्ट एक्टिविटी। यस सर। तो देयरफॉर ये मिसकंडक्ट गिल्टी में आएगा या नहीं आएगा, ये आईसीआई डिसाइड करेगा। समझ में आ रही है बात? तो मिसकंडक्ट प्लस गिल्टी, देन यू आर कम विद द कोर्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44। समझ में आ रही है बात? तो मार्क करेंगे मिसकंडक्ट और प्लस करेंगे गिल्टी।
मिसकंडक्ट कुछ गलत करना और वो गिल्टी डिक्लेयर करना बाय द अथॉरिटी, इट इज कॉल्ड मिसकंडक्ट। तो मिसकंडक्ट पॉइंट नंबर सी दिख रहा है आपको, प्लस करेंगे मिसकंडक्ट प्लस गिल्टी, देन आप कोर्ट के पास जा सकते हैं। हाँ जी, हमारे पार्टनर ने एक तो गलत करा, दूसरा अथॉरिटी ने इसको गलत साबित करा, हम ऐसे पार्टनर के साथ काम नहीं करेंगे। आईसीआई घुमा सकता है, वो ये बोलेगा कि आपका पार्टनर मिसकंडक्ट कर रहा है। आपने तो पॉइंट पढ़ा है सेक्शन 44 में, मिसकंडक्ट और गिल्टी डिक्लेयर करा या नहीं करा उसको अथॉरिटीज ने। अगर मिसकंडक्ट प्लस गिल्टी देन यू अप्लाई द सेक्शन 44, अदरवाइज नॉट। समझ में आ रही है बात? अरे आ रही है समझ? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर डी, परसिस्टेंस ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट। persistent breach of agreement. What do you mean of persistent? Continuance लिखेंगे, continence, continuance breach of agreement, लगातार लगातार बार 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 और बार बार कोई पार्टनर कोई एग्रीमेंट को तोड़ रहा है, लगातार एक के बाद एक बार तोड़ा, उसको वार्निंग देके छोड़ दिया अदर पार्टनर ने, ऐसा काम दोबारा से मत करना। दोबारा से तोड़ा, तिबारा से तोड़ा, तोड़ता जा रहा है, इट इज कॉल्ड परसिस्टेंस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है? सपोज पार्टनर ने एग्रीमेंट बनाया था बिटवीन द फर्म की मिस्टर सी केवल और केवल सेल्स डिपार्टमेंट ही देखेंगे, मिस्टर सी परचेज में घुस जाते हैं, बार बार एक बार वार्निंग दी, नहीं जाओ परचेज में, दो बार दी, तीन बार दी, इट इज परसिस्टेंस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसी फर्म को डिसॉल्व करा दें? यस सर। कहाँ पे जाकर? कोर्ट के पास जाकर पढ़ते हैं क्या लिखा है, परसिस्टेंस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट वेयर अ पार्टनर अदर देन पार्टनर स्विंग। सेक्शन 44 में ये लाइन कॉमन है, वेयर अ पार्टनर अदर देन पार्टनर स्विंग। ओके सर। विलफुल और persistently commit breach of agreement, बस। What do you mean of willful? अपनी इच्छा से। कौन डिक्लेयर करेगा उसकी इच्छा है नहीं? क्योंकि गलत काम करने वाला व्यक्ति क्या बोलता है, मैंने नहीं किया, तो उसकी विलिंगनेस कौन डिक्लेयर करेगा जी? वो खुद व्यक्ति या कोर्ट? कोर्ट। तो लिखेंगे विलिंगनेस डिक्लेयर बाय कोर्ट। चलिए क्या कह रहे हैं, विलिंगनेस और परसिस्टेंटली कमिट ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट रिलेटिंग टू मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स। व्हाट डू यू मीन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स? बिजनेस एक्टिविटीज लिखेंगे, बिजनेस एक्टिविटीज, पार्टनरशिप बिजनेस एक्टिविटीज। ओके, जो अग्रीमेंट बने हुए थे पार्टनरशिप बिजनेस एक्टिविटी के लिए, उसको लगातार 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 तोड़ रहा है या अपनी इच्छा से तोड़ रहा है एक बार। इधर आईसीआई ने लिखा परसिस्टेंस ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है, एक बार तोड़ रहा, दो बार, तीन बार, लगातार तोड़े जा रहे हैं, ठीक, इट इज कॉल्ड परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट एक ही बार अपनी इच्छा से कुछ बिजनेस की एक्टिविटी गलत करी और वो इच्छा डिक्लेयर कर दी कोर्ट में, हाँ इसकी मैलाफाइड इंटेंशन थी। सपोज एग्जाम्पल, मिस्टर सी एचआर है, व्हाट डू मीन ऑफ एचआर? ह्यूमन रिसोर्स। एम्प्लॉइज अपॉइंट करते हैं फर्म के लिए, एक एम्प्लॉइज की वैकेंसी थी, इंटरव्यू ले रहे थे मिस्टर सी, एचआर ने इंटरव्यू लेंगे, एम्प्लॉय से बोला 5 लाख रुपए दे, तुझे कंपनी में ले लूंगा। अपनी इच्छा से गलत काम कर रहा है ना, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है ना। कौन? मिस्टर सी एचआर। हाँ, तो क्या ये वेट करें कि दोबारा से ये काम करे? क्योंकि लॉ ने क्या लिखा है, परसिस्टेंस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दोबारा से करेगा ना तो कोर्ट में घसीट देना इसे, तो उसके दोबारा से ये काम करने का वेट करें एचआर का, तो विलिंगनेस एक बार भी चलेगी। और अगर आपको पता नहीं चलता, परसिस्टेंटली कुछ गलत हो रहा है आपके साथ, तो वो क्या कहलाएगा,
परसिस्टेंस ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट। विलिंगनेस कितनी बार भी चलेगी? एक बार भी। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? चलिए लिखेंगे विलिंगनेस। वन विलिंगनेस इज ऑल्सो सफिशिएंट फॉर कोर्ट केस एंड राइट टू sue फॉर डिसोल्यूशन। वन विलिंगनेस इज सफिशिएंट, इस तरह से लिखेंगे, फॉर राइट टू sue फॉर डिसोल्यूशन। वन विलिंगनेस इज सफिशिएंट फॉर राइट टू डिसोल्यूशन। चलिए ओके बेटा, ठीक। और कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है। अदरवाइज सो कंडक्ट हिमसेल्फ इन मैटर रिलेटिंग टू द बिजनेस दैट इज नॉट रीजनेबली प्रैक्टिकेबल फॉर अदर पार्टनर टू कैरिंग आउट ऑन द बिजनेस इन पार्टनरशिप विद हिम, एंड अदर पार्टनर को लगे कि भाई ऐसा एचआर के साथ हम काम नहीं कर सकते, लगेगा ये बात, है ना। आगे ओके, देन द कोर्ट में डिसॉल्व द फर्म at the instance of any partner, okay, following comes into the category of breach of contract। आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, अगर इनका ब्रीच होता है तो क्या माना जाएगा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चार होंगे, पढ़ते हैं क्या? चार होंगे, पढ़ते हैं क्या है। आपके लिए चार ही हैं जो दे रखे हैं। फर्स्ट एम्बेजलमेंट, फर्स्ट एम्बेजलमेंट। व्हाट डू यू मीन ऑफ एम्बेजलमेंट? सर ये तो बिजनेस में पढ़ा था हमने, पक्का पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा था, इसलिए बात कर रहे हैं। एम्बेजलमेंट बिजनेस था ना 11-12 में? किस किस के पास था बिजनेस? सर एम्बेजलमेंट हाँ ठीक, आगे पढ़ते हैं, अभी समझेंगे इसका मीनिंग। बी पॉइंट, होल्डिंग मोर कैश देन अलाउड, होल्डिंग मोर कैश देन अलाउड। ओके, जो हम ये चार कंडीशन पढ़ रहे हैं इधर, जो ये हम चार कंडीशन पढ़ रहे हैं, ये परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की पढ़ रहे हैं, विलिंगनेस की। पहले तो यही क्लियर हो जाए क्या पढ़ रहे हैं, है ना। ये जो चार कंडीशन दे रखी हैं, ये परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की है या विलिंगनेस की है? क्योंकि परसिस्टेंस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दो कंडीशन है, विलिंगनेस और परसिस्टेंस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये चार कंडीशन जो पढ़ रहे हैं, ये परसिस्टेंस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की है या विलिंगनेस की है? हाँ जी, हाँ लिखेंगे इन पे, ये केवल और केवल परसिस्टेंस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की है, ठीक है। ओके सर, ठीक है सर। सर फर्स्ट एम्बेजलमेंट, सेकेंड होल्डिंग मोर देन कैश या मोर कैश देन अलाउड, कीपिंग एरोनियस अकाउंट्स, कीपिंग एरोनियस अकाउंट्स। व्हाट डू यू मीन ऑफ एरोनियस अकाउंट्स? जी हाँ, ये तो इंग्लिश के ही वर्ड है शायद। हाँ, व्हाट डू यू मीन ऑफ एरोनियस अकाउंट्स? एरर्स हो आपके अकाउंट्स में, एक एरर वाला भी कॉन्सेप्ट है ना, क्या नाम है उसका? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। हाँ, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो आप करते हैं, इट इज कॉल्ड कीपिंग एरोनियस अकाउंट्स। सर अकाउंट्स और लॉ और टैक्स और ऑडिट और सब सब्जेक्ट को मिला के ही पढ़ना है, जब भी एक सीए बनता है। मैं आपको बता दूं, एक एक सब्जेक्ट ऐसा है कि आपने पीएचडी कर लिया उस सब्जेक्ट वक्त में, फाइनल में। सपोज आपके पास अब तो 6 सब्जेक्ट हैं, कहीं हमारे ज़माने में 8 होते थे, ठीक, तो 8 सब्जेक्ट पे हम पीएचडी कर ली, क्योंकि जब पढ़ना इस तरह से है तो पीएचडी ही हो रही है, ठीक है। तो हमको लिंक करके पढ़ना है। लिंक कैसे? अभी तो टैक्सेशन की भी 2 बच्चे हो जाएंगे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अभी तो एक ही है टैक्सेशन,
टैक्स विच इज कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, यही पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, है ना। फिर दो बच्चे हो जाएंगे, डायरेक्ट टैक्स अलग, इनडायरेक्ट टैक्स अलग, वो अलग सेगमेंट है, वो अलग सेगमेंट है पूरा। प्लस उसमें जो एक्टिविटीज दे रखी हैं डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में मैच करके आनी चाहिए। अगर आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं देन यू आर ओके विद द इंडस्ट्रीज। ठीक, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बंदा या बच्चा या बच्ची इस तरह से होता है कि उसको मतलब कुछ रह नहीं जाता उसके पास पढ़ने के लिए, समझ रहे हो। मतलब जो कहते हैं ना कॉमर्स का एंड, वाकई में एंड हो जाता है यहाँ पर, इसके आगे कुछ बचता ही नहीं है पढ़ने के लिए, वाकई में नहीं बचेगा। जैसे अभी मैं आपसे कहता हूँ ना कि ये चीज यहाँ नहीं है फाइनल में, ये चीज यहाँ नहीं है इंटर में, ठीक, तो वहां तो पढ़नी है। कुछ चीज ऐसी नहीं छोड़ेगा ICAI कि चलो फाइनल में भी नहीं है, इंटर में भी नहीं है, फाउंडेशन में नहीं है, फिर फायदा क्या है। आज भी इस दुनिया में कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट अनएम्प्लॉयड नहीं है। ये मैं अपने प्रोफेशन की बड़ाई कर रहा हूँ, दूसरे प्रोफेशन की खामियां नहीं गिना रहा हूँ। रिक्वायरमेंट अगर 1 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट की है तो ICAI उसमें मुश्किल से मुश्किल 1000 चार्टर्ड अकाउंटेंट निकालेगा ऑल ओवर द इंडिया। ठीक, देयरफॉर वो 1000 बिल्कुल इस तरह से होंगे, उन्होंने मेहनत ही करी है, उनके पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं था। इवन दो ICAI के प्रेसिडेंट के बच्चे भी फेल हुए हैं इस एग्जाम में, समझ में आ रही है। ICAI प्रेसिडेंट के बच्चे भी इस एग्जाम में फेल हुए हैं, तो ये मत समझना। और दूसरा, रिजर्वेशन नाम की कोई चीज नहीं, जो भी है सामने है। ठीक, बहुत खूबसूरत चीज है इस एग्जाम की, तो पढ़ना तो पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव कुछ नहीं है इस एग्जाम का। चलो हम कह रहे हैं और मिला के मेल जोड़ के पढ़ना पड़ेगा, लॉ को अकाउंट से, अकाउंट्स को टैक्स से, इस तरह से। ठीक, अभी तो पढ़ रहे हो, जब आर्टिकलशिप में जाओगे तो अप्लाई करना भी सीखोगे। आपके प्रिंसिपल बोलेंगे ले बेटा ये डॉक्यूमेंट ले और पार्टनरशिप डीड बना दे, तेरे सर ने पढ़ाया हुआ पार्टनरशिप डीड, पढ़ाया है नहीं पढ़ाया? हाँ जी, ठीक, तो बनानी पड़ेगी, वो कंडीशन लगानी पड़ेंगी। इट इज नॉट अ एग्जॉस्टिव लिस्ट, इट इज एन इलस्ट्रेटिव लिस्ट। क्लाइंट को बिठाना पड़ेगा अपने सामने, बताओ जी ये सारी कंडीशन है, क्या सारी की सारी लिख दूं, कुछ मॉडिफाई कराना है? वो बताएगा नहीं सीए साहब ये कर दो, सीए साहब वो कर दो। उसमें ले बेटा स्टेटमेंट, फर्म का रजिस्ट्रेशन करा दे ROF में। क्लाइंट से पूछना पड़ेगा कौन से ROF में जाना है, स्टेटमेंट में वो 6 पॉइंट ही आएंगे, साइन भी कराना पड़ेगा। तो अभी तो पढ़ रहे हो, फिर करना भी सीखोगे। और दूसरी खासियत इस प्रोफेशन की, अभी तो 2 साल की कर दी है आर्टिकलशिप, इस प्रोफेशन की 3 साल की या 2 साल की आर्टिकलशिप किसी और कोर्स में आपको नहीं मिलेगी, किसी और कोर्स में आपको नहीं मिलेगी। बच्चा पूरा तैयार हो जाता है, लॉ उसको टीचर्स ने सिखा दिया या उसके एग्जाम में उसको क्लियर हो गया, प्रैक्टिकल थिंग्स उसके प्रिंसिपल से सिखा दी। अब एक बच्चा पूरा CA बनने के लिए तैयार है। किसी और कोर्स में, इवन तो मेडिकल में भी नहीं है 2 साल की ट्रेनिंग। आपको कोई भाई बहन कर रहा हो उनसे पूछ लेना, ट्रेनिंग मतलब वो मेडिकल में काट छाट जो ऑपरेशन वगैरह होता है, मुझे तो नहीं पता क्या होता है, मगर आपको 2 साल की ट्रेनिंग या 3 साल की ट्रेनिंग इसलिए दी है कि आप पूरा अप्लाई करना सीख जाओ लॉ को। समझ में आ रही है बात? चलिए, व्हाट डू यू मीन ऑफ एरोनियस बुक्स ऑफ अकाउंट या कीपिंग एरोनियसली अकाउंट्स? हाँ जी, चलिए 4th पॉइंट क्या कह रहा है? रिफ्यूजल टू शो अकाउंट डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट, ETC। आपके लिए 4 है, ETC पे ध्यान मत देना। सर
डिस्कस करते हैं कि करके। फर्स्ट एम्बेजलमेंट, फर्स्ट एम्बेजलमेंट लिखेंगे छोटी छोटी चोरी। हाँ यही लिखना है, छोटी छोटी चोरी। छोटी छोटी चोरी। ओके, व्हाट डू मीन ऑफ छोटी छोटी चोरी सर? सर एक कैशियर है, ठीक है, उसको कैश दे रखा है। अब वो क्या करता है, कभी 200, कभी 500, कभी 300, वो पकड़ में नहीं आता। एक बड़ी इंडस्ट्री के लिए इट इज डिफिकल्ट टू ट्रैक कि 200 रुपए का बैलेंस कहाँ गया, जिसका लाखों और करोड़ों में डेली का टर्नओवर। आप भी जब ऑडिट करेंगे तो आपको भी पता है, अरे 200 की मिस्टेक है, मुझसे ले खत्म कर। इतनी टेंशन कौन मिलाएगा? समझ पा रहे हो? ठीक, जब करोगे आर्टिकलशिप, जब पता चलेगी बातें सारी। ठीक, आप भी कहोगे अरे 1500 मुझसे ले, खत्म करवा। ठीक है, बैंक्स, पूरी इंडस्ट्रीज उन पे निर्भर है। ठीक, ऑडिट होते हैं बैंक्स के। क्या आपको लगता है वाकई में 10 दिन में सीएस 3 बैंक निपटा सकते हैं? नेशनलाइज बैंक, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, नहीं निपटा सकते बॉस। तो देयरफॉर आपको करना पड़ेगा इस तरह से। ओके सर, छोटी छोटी चोरी, एम्बेजलमेंट, सर आज 200, कभी 500, कभी 100, जैसे हिसाब बना या जैसे उनका कैश बैठा, उसने चोरी कर ली। एक व्यक्ति जिसका नाम है कैशियर, ठीक, आज तो नहीं दिख रहा पर डे बेसिस पे, बट जब फुल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगे तो ये 200 रुपए इंटू 365 एक बड़ी अमाउंट बैठ जाएगी। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? तो ये आज रेगुलर एक्टिविटी में पकड़ ही नहीं सकता कोई। बिग बाजार, कैशियर 100 रुपए अपनी जेब में, करते नहीं ऐसा वो। मैं एक बात एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं। ठीक, डे टू डे एक्टिविटी में आप पकड़ ही नहीं सकते उनको। ओके सर, तो सर डे टू डे एक्टिविटी में नहीं पकड़ सकते, तो जब कैश की चेकिंग करेगा सीए, तो जब आप पकड़ सकते हो, तो ये क्या कहलाएगी? एम्बेजलमेंट, छोटी छोटी चोरियां। इट इज कॉल्ड परसिस्टेंस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लगातार सेम टाइप की मिस्टेक आपने करी, इट इज कॉल्ड परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है सर। सेकेंड, कीपिंग एरोनियस बुक्स ऑफ अकाउंट्स। व्हाट डू मीन ऑफ कीपिंग? रखना। एरोनियस, गलत, जिसमें एरर्स हो। अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक, गलत, पहले लिखो रखना, गलत बुक्स। ओके, फिर डिस्कस करते हैं। या गलत बुक रखना लिख लिया होगा आपने। चलो सर, गलत बुक्स रखना मतलब सर रेक्टिफिकेशन सही है, मगर एक हद तक। अगर रोज ही बुक्स में रेक्टिफिकेशन हो रहा है तो आप गलत बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना ही क्यों रहे हो? मतलब पहले तो आप सेल बुक नहीं कर रहे, जब रेक्टिफिकेशन करने आया तब आपने सेल बुक कर ली। रेक्टिफिकेशन में क्या होता है? बुक्स को करेक्ट करते हो, तो बुक्स किसी ने गलत तो बनाई होंगी, तो लगातार क्यों बना रहे हो गलत? इट इज कॉल्ड परसिस्टेंस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपको सही बुक्स बनानी, 1-2 बार चलेगा। ईयर एंड पे 5-10 एंट्री है, ठीक है, कर लो। रोज ही 5-10 एंट्री इंटू 365, तो आपने तो बुक सारी की सारी गलत ही बना दी। अगर आपको ऐसा ऑडिट करने को भेज दिया जाए आपके प्रिंसिपल के द्वारा, जहां पे आपको दिख रहा है हर डेली के बेसिस पे 5 एंट्री रेक्टिफाई करनी है। अमित सर ने तो पढ़ा रखा है चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ बुक्स, या पढ़ लोगे नहीं पढ़ाया तो सर डेली के बेसिस पे 5 इंटू 365 कितनी हो गई? एक अच्छा अमाउंट निकल जाएगा। टोटल एंट्री से डिवाइड करोगे, पता चलेगा 30 to 35% बुक्स ही गलत है। अरे 30 से 35% बुक ही गलत है, तो क्या चल जाएगा? इट इज कॉल्ड परसिस्टेंस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर लो। तो इस केस में अदर पार्टनर क्या कर सकते हैं?
राइट टू स्यू फॉर एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन किसे दे सकते हैं? कोर्ट को, कि ऐसी फर्म क्या कर दो जी, डिसॉल्व। नेक्स्ट बात करते हैं, आपका हो गया एम्बेजलमेंट, एरोनियस बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं होल्डिंग मोर कैश देन अलाउड। आप होल्ड कर रहे हो कैश जितना आपको बोला गया। सपोज SBI बैंक कैशियर, बैंक में तो बहुत सारा कैश है जो आप देख भी नहीं पाते, ऑडिट में देख लोगे, ठीक, ऐसे गड्डियां की गड्डियां मिलेंगी आपको और जाले लग रहे होंगे उन पे, है ना, पर आप बताओगे अरे दीमक लग जाएगी इनमें, कुछ कर लो इस पैसों का, ऐसा दिखेंगे आपको। तो बैंक ऑडिट पे करोगे और अपने प्रिंसिपल को एनफोर्स करना कि हमें बैंक ऑडिट पे जाना है, जाना उनके साथ। ठीक सर, गड्डिया की गड्डियां लग रही हैं, तो ये गड्डियां की गड्डियां कैशियर को नहीं दी जाती, उसे तो 5 लाख 10 लाख रुपए दे के दे दिए, भाई कर ले ट्रांजेक्शन, बिठा दिया कैश पे, मैनेजर ने देखे कि भाई 10 लाख रुपए निकाल यहाँ से, 3 जनों के साइन होते हैं, वो करवाए और उसको कैश पे बिठा दिया। कोई पैसे लेने आ रहा है, देने आ रहा है, वो जमा कर रहा है। आपने क्या देखा है? काउंटर देखा है जहाँ पे आप विड्रॉल और डिपॉजिट करते हो, बट काउंटर के उधर जो बैंक का लॉकर है वहां है गड्डियां की गड्डियां। ओके, सपोज एक कैशियर को अलाउड था कि वो 10 लाख रुपए तक रख सकता है अपने पास, या डे टू डे एक्टिविटीज के लिए वो कितने निकाल सकता है? 10 लाख। वो लगातार 25 लाख रुपए निकाल रहा रोज, और हमसे बोल रहा है, एक्चुअल में हुआ है मेरे साथ, और मेरे से बोल रहा है सर मैं क्या करूं, इतनी ट्रांजैक्शन होती है हमारे बैंक में। उसके हेड ऑफिस ने बोल रखा है कि कैशियर कितना डेली कैश निकालेगा। आप बैंक में खड़े हो ऑडिट करने, आपको दिख रहा है 10 लाख ऑर्डर आया हुआ है ऊपर से, ऑडिट करते समय ये 25 निकाल रहा है रोज की। इट इज कॉल्ड परसिस्टेंस। अरे जब तेरी 25 की लिमिट है, हेड ऑफिस से बढ़वा ले उस लिमिट को, वो लिमिट कंटिन्यू हो रही है और तू 25 निकाल रहा है, which is more than the allowed. It is called persistence breach of contract. जहाँ पर कैश होगा वहाँ पर गड़बड़ी हमेशा होगी, इसलिए मोदी जी कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, which is called UPI, right? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, समझ में आ रहा है इतनी बात? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, रिफ्यूजल टू शो अकाउंट्स डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट। सर एग्जाम्पल बताते हैं, एक पार्टनरशिप है, 3 पार्टनर हैं A, B and C। मिस्टर A परचेज देखते हैं, मिस्टर B सेल्स देखते हैं, मिस्टर A परचेज देख रहे हैं। ओके सर, ये परचेज देखते हैं, ये सेल्स देखते हैं, सर ये अकाउंट्स देखते हैं। किसी को कोई दिक्कत? सर मल्टीपल रिक्वेस्ट करी गई C से, अकाउंट्स दिखा दो, अकाउंट्स दिखा दो, अकाउंट्स दिखा दो, नहीं दिखा रहे। रिक्वेस्ट कौन कर रहा होगा? A और B। हमको अकाउंट्स दिखा दो, किससे बोल रहे हैं? C से। अकाउंट्स ही नहीं दिखा रहा बंदा, लगातार 25 दिन 50 दिन 1 साल तक रिक्वेस्ट करी गई। इट इज कॉल्ड रिफ्यूजल। व्हाट? रिफ्यूजल टू शो डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट। हाँ जी, यस, ठीक, आपसे रिपीटेड रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लगातार आप क्या कर रहे हो? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, परसिस्टेंस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये 4 आपके आएंगे परसिस्टेंस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। समझ में आ रही है बात? फर्स्ट एम्बेजलमेंट, सेकेंड कीपिंग कैश मोर देन अलाउड, थर्ड कीपिंग एरोनियस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फोर्थ रिफ्यूजल टू शो अकाउंट्स विद मल्टीपल रिक्वेस्ट। समझ में आ रही है? ये 4 आपके किस में आ जाएंगे? परसिस्टेंट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और अगर 5वां पॉइंट आया तो आप नहीं मानेंगे, इट इज नॉट अ परसिस्टेंस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रही है? आपके फाउंडेशन एग्जाम के लिए अगर इन 4 पॉइंट में से कोई और पॉइंट आया तो आप नहीं मानेंगे उसको, क्या? परसिस्टेंस ब्रीच ऑफ। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर। सर किसी की कोई क्वेरी यहाँ तक? अरे क्वेरी
चलिए अब बात आती है केस स्टडी की। सर कुछ ऐसा था केस स्टडी में जो यहाँ रुकना था हमको? चलो देखते हैं, आ जाओ। किस किसने करी है? करिए दोबारा से। होमवर्क दी थी एक केस स्टडी, नंबर क्या था? 14 केस स्टडी होमवर्क दी थी, किस किसने करी है? उसकी ही चेक होगी, कल को किसी की चेक नहीं होगी। हाँ जी, चलो दिखाओ। करिए, नहीं समझ नहीं आया? कुछ तो करते, कोशिश करिए, कोशिश करिए। क्वेश्चन सर हम तो दिखाएंगे नहीं क्वेश्चन, हम कुछ गड़बड़ लिख देते हैं, फिर आप हमसे बोलते हो। कोई बताएगा? लाइए, चलिए। केस स्टडी 14 MPQ&N कंपनी है, जिसमें 3 पार्टनर हैं, MPNQ, एक्टिव, होल्डिंग, स्लीपिंग, डॉर्मेंट। यही लिखा है। चलिए, MPQ&N कंपनी अनरजिस्टर्ड है, ठीक। मिस्टर M जो कि एक पार्टनर है, वांट्स टू टेक रजिस्ट्रेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1/9/25। करिए आपने केस स्टडी। अलोन एट टेकन बाय फर्म डेटेड 30/6/2024 ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर M और मिस्टर P, ठीक। मिस्टर P wants to file dissolution application during फाइनेंशियल ईयर 23-24। डिस्कस कीजिए पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस जो भी हो सकते हैं। यही था जी। हाँ जी, कोई बताना चाहेगा मैंने क्या लिखा है? बताना चाहो? गलत ही तो होगा, मगर ये रहेगा कि हाँ हमने लिखा और हमने बताया नहीं। प्रोविजन में एक्टिव पार्टनर लिखोगे कि प्रोविजन लिखोगे? अच्छा, ओके। सेक्शन 58, अच्छा उसमें क्या लिखोगे? पूरा लिखोगे, ओके। और ये प्रोविजन बता रहे हो आप, ठीक। आगे बताओ, बस इतना लिखोगे प्रोविजन। हाँ जी, डिसोल्यूशन का कुछ नहीं लिखोगे? अच्छा, इतना ही समझ आया। हाँ जी, बोलो। नहीं, हाँ जी, कोई बताएगा? नहीं, चलो। सर हमसे पूछा है पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस बता दो, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। कुछ कोरिलेट करना पड़ा वो भी कर लेंगे, क्या दिक्कत हो रही है? पढ़ी तो रखा है हमने सब, है ना? किस बात से डरना? चलो, ऐसी केस स्टडी आएंगी थोड़ी ना, तो डरना किस बात से? चलो आ जाओ। MPQ&N कंपनी 3 पार्टनर हैं, M एक्टिव है, P होल्डिंग आउट है और Q, चलो एक्टिव पार्टनर के प्रोविजन। ऐसे पार्टनर अग्रीमेंट्स हैं, ऐसे पार्टनर को जाना है पब्लिक नोटिस लेके, अदरवाइज वो लायबल रहेंगे आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक। नेक्स्ट पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, क्या प्रोविजन है? इज रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर इन फ्रंट ऑफ क्रेडिटर्स, देन ही इज लायबल ओनली सच दैट रिस्पेक्टिव ट्रांजैक्शन, ओके। यही लिखोगे। नेक्स्ट कौन सा पार्टनर है? स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर के प्रोविजन, ये भी ऐसे पार्टनर है जो एग्रीमेंट्स, इनको जाते हुए कुछ नहीं करना। चलो अब देखो कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन नहीं आ रहा है, इतने प्रोविजन में, अभी इतने में, ठीक है। देखे, चलो। पार्टनरशिप फॉर्म अनरजिस्टर्ड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर पब्लिक नोटिस देना तो जब भी देना, अनरजिस्टर्ड में भी देना, रजिस्टर्ड में भी देना। सही बात बोल रहे हैं? चलो देखो क्या लिखा है। मिस्टर M एक पार्टनर है, हाँ जी हैं, वांट्स टू टेक रजिस्ट्रेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1/9/2025। ले सकते हैं क्या? हाँ जी, क्या दिक्कत है? ले सकते हैं। कौन से सेक्शन में लेंगे? 58, 59, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए। सर इसमें तो कोई आंसर चेंज नहीं होना, अगर रजिस्ट्रेशन की बात आई सेक्शन 58 लिख दूंगा, 59 पूरा लिख दूंगा, लिख दोगे? नेक्स्ट पढ़ो। एक लोन ले रखा है, फर्म ने ले रखा है या पार्टनर ने ले रखा है? फर्म ने ले रखा है, ओके। किस डेट पे ले रखा है? 30/6/24, मतलब रजिस्ट्रेशन से पहले ले रखा है। ले लिया है, वो नहीं बोल रहा, लेना है टेकन, ओके।
ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एम एंड और मिस्टर एम कौन है? एक्टिव पार्टनर। पी कौन है? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। मतलब ऐसा पार्टनर जो लोन में आया होगा, रिप्रेजेंट करा होगा बैंक को कि मैं पार्टनर हूं, और वो लायबल रहेगा इसी लोन के रेस्पेक्ट में। अरे समझ में आ रही है? ठीक। क्वेश्चन अधूरा था। सपोज कोई और लायबिलिटी इन फ्यूचर आ जाती है, क्या होगा? कोई और लायबिलिटी फर्म पे आ जाती है, सपोज 1 लाख रुपए की, उसको कौन कौन बियर करेगा? एम और क्यू। पी नहीं करेगा। क्यों? वो केवल और केवल बैंक का लोन पे करेगा जहां पर उसने बोला था मैं पार्टनर हूं, जो कि वो नहीं है। इट इज कॉल्ड पार्टनर बाय। उसने ये नहीं बोला मेरा नाम हर जगह यूज कर लो। वो आके खड़ा हो गया कब? जब लोन ले रहे थे। बैंक ने क्या समझा? ये पार्टनर है, जबकि वो पार्टनर नहीं था। चलो सर, मिस्टर पी कौन है जी? होल्डिंग आउट। चाहते हैं फर्म को डिसॉल्व करना, या चाहते हैं टू फाइल डिसोल्यूशन एप्लीकेशन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24। बस सेक्शन 39 से 44 अभी तक जो पढ़ा है ना, वही लगेगा। डिसोल्यूशन के कौन से प्रोविजन? 39 से 44, रजिस्ट्रेशन के 58-59, यही तो है ना। ओके सर। सर पी है जो होल्डिंग आउट पार्टनर है, वो चाहते हैं फर्म को डिसॉल्व करना। कौन से साल में? 23-24। क्या कर सकते हैं? अच्छा सर, कोर्ट के पास जाके करने को बोला तो 44 तो लगेगा ही नहीं। अब बात केवल सेक्शन 40 से 43 तक की लड़ाई है। एलिमिनेशन राउंड खेले ना। हाँ सर, कोर्ट के पास जाके डिसॉल्व करने को बोला तो 44 तो लगेगा ही नहीं। आपने बोला था डिसोल्यूशन के सेक्शन 40 से 44 तक, ठीक। देयरफॉर सेक्शन 40 से 43 तक लगेंगे। ठीक है सर, लगाइए सेक्शन 40 टॉकिंग अबाउट। आओ बैठो मिलके पार्टनरशिप डिसॉल्व करें। लगेगा? सब बैठेंगे तभी होगा। यहाँ चाह कौन रहा है? केवल और केवल पी। नेक्स्ट सेक्शन 41 टॉकिंग अबाउट कंपल्सरी डिसोल्यूशन। सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट है? नहीं सर। क्या बिजनेस इलीगल डिक्लेयर हुआ? नहीं सर। 41 लग जाएगा? नहीं सर। 42 हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसी। क्या पार्टनरशिप फिक्स पीरियड की है? क्या पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप है? किसी की डेथ हुई है, कोई इंसॉल्वेंट हुआ है, तो 42 43 लगेगा डिसोल्यूशन बाय नोटिस। अगर पार्टनरशिप एट विल हो तो ही। क्या पार्टनरशिप एट विल है? क्या पार्टनरशिप एट विल है? लिखा है कुछ? अनरजिस्टर्ड लिखा है। अरे अनरजिस्टर्ड लिखा है। हमेशा अनरजिस्टर्ड वर्ड आ जाए या कुछ ना लिखा हो तो आप ये मानेंगे पार्टनरशिप एट विल। क्वेश्चन में हमेशा स्पेसिफाई करेगा 3 पार्टनरशिप के लिए। पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जर्नल पार्टनरशिप। समझ में आती है? बाकी सारी फर्म कौन सी होती है? पार्टनरशिप एट विल ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न। कहाँ पे था ये गोइंग कंसर्न? अकाउंटिंग। समझ में आ रही है बात? ठीक। सर बताइए हमारी पार्टनरशिप क्या है? एट विल। ये हम अज्यूम कर रहे हैं। अज्यूम कर रहे हैं, कुछ नहीं लिखा। ओके। क्या मिस्टर पी नोटिस दे सकता है अदर पार्टनर्स को? क्योंकि वहां हमने बताया था कौन कौन नोटिस दे सकता है और किस किस को नोटिस दे सकता है। बताया था कि होल्डिंग आएगा या नहीं आएगा, नॉमिनल आएगा, सब पार्टनर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फटाफट से पलट देंगे सेक्शन 43 को और देख लेंगे कि कौन कौन से पार्टनर्स एलिजिबल हैं नोटिस देने के लिए या फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। फटाफट से देख लेंगे सेक्शन 43।
हाँ जी, अगर जिसने नोट करा हो तो उसे मिलेगा भी जरूर। इंक्लूडिंग लिखा है, एक्सक्लूडिंग लिखा है? एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग लिखा है, एक्सक्लूडिंग लिखा है? हाँ जी सर, हमने कहाँ लिखा? बस सब पार्टनर डिस्कस करा था। अच्छा सर, आपने केस स्टडी के लिए छुड़वाया था क्या ये पॉइंट? हाँ जी चलो, क्या लाइन लिखी है? 40 अभी खत्म ही नहीं हो रहा। 43 बताओ सर, अभी खत्म ही नहीं हो रहा सर, कैसे होगा हमारा कोर्स? चलो सेक्शन 43 आ जाओ। क्या कहते हैं? वेयर पार्टनरशिप एट विल है तो द फर्म में बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर एक्सक्लूडिंग सब पार्टनर, एक्सक्लूडिंग पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, एक्सक्लूडिंग नॉमिनल पार्टनर। फटाफट से सर, अच्छा वो याद आ गया, यूनिट 1 के डिस्क्रिप्टिव आपको करवाने थे, है ना? हो गए? किस किस ने कर लिया? सर संडे था, मैंने तो कर लिया। हाँ जी 2 हैं कितने टोटल? 2 हैं तो 2 ही होंगे। चलो इधर सर बताएंगे। वेयर क्या लिखा है? वेयर पार्टनरशिप एट विल then the firm may dissolve by any partner giving notice in writing to all other partners. What do you mean of all other partners? All other partner including sub partner, including holding out, including nominal. हाँ जी, अभी तो यहाँ होल्डिंग है, हो सकता है ये डिसोल्यूशन कराना चाह रहे हो मिस्टर एम, तो फिर होल्डिंग को नोटिस जाएगा। हमें तो सारे इफ एंड बट कंक्लूड करने हैं ना, यहीं पे जाएगा। अदर पार्टनर में आएंगे, लिखेंगे इंक्लूडिंग सब पार्टनर, इंक्लूडिंग होल्डिंग आउट, इंक्लूडिंग नॉमिनल पार्टनर। सर हम तो यहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग। सर एक ही मात्र सहारा है रिवीजन इस एग्जाम को पास करने का। जिसने मल्टीपल रिवीजन कर लिए वो इस एग्जाम को पास कर जाएगा। मल्टीपल मतलब मल्टीपल, इट इज नॉट 2 और 3। इधर इस एग्जाम को पास करने की एक ही की है, मल्टीपल रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस। मल्टीपल मतलब मल्टीपल, नॉट 2 और 3। ठीक है? इट इज डिपेंड अपॉन योर कैपेसिटी, इट इज मैक्सिमम अप टू 50 टाइम्स। ठीक है? चलो सर नेक्स्ट पढ़ते हैं। सेक्शन 43 हो गया। ओके सर, अब बताएंगे सर क्या होल्डिंग आउट पार्टनर डिसोल्यूशन का नोटिस दे सकता है 42 में, सॉरी 43 में? नो सर। सर ये भी पॉइंट चला गया, मगर लिखना जरूर है सेक्शन 43। समझ में आ रही है बात? ठीक है सर। सर डिस्कस कीजिए ऑल पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस। हो तो गए, हो तो गए। इधर पी डिसोल्यूशन की एप्लीकेशन नहीं दे सकता, फर्म डिसॉल्व नहीं हो सकती, और एम को अगर रजिस्ट्रेशन लेना है वो ले सकता है। रीजन बीइंग क्योंकि एम एक्टिव पार्टनर है। समझ में आती है बात? कंक्लूड हो गए सारे? चलिए लिखेंगे कैसे? अब मैंने बता दिया लिखना कैसे। थैंक यू। हाँ जी, पहले प्रोविजंस, एनालिसिस, कंक्लूजन। अब इसे फिलिंग द ब्लैंक्स कीजिए। हाँ जी, तीनों पार्टनर्स को, मतलब एक्टिव का प्रोविजन लिखूंगा, होल्डिंग आउट का लिखूंगा, स्लीपिंग का लिखूंगा। चलो आगे सेक्शन 58, 59 लिखूंगा। ठीक। डिसोल्यूशन कौन सा सेक्शन? नहीं जी, 40 से 43, क्योंकि 40 से 43 में हम कोर्ट के पास नहीं जा रहे। ठीक है? अब एनालिसिस में आ जाओ। सर क्या करना है? मगर हमें तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। हाँ जी
हाँ जी, लिखना पड़ेगा ना बेटा, और बताना पड़ेगा। सेक्शन 40 नहीं लग सकता ड्यू टू दिस कंडीशन, 41 नहीं लग सकता क्योंकि वो दोनों कंडीशन पूरी नहीं हो रही, इधर 42 नहीं लग सकता, वो 4 कंडीशन पूरी नहीं हो रही। हाँ 43 लग सकता है, मगर 43 इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि ये पार्टनर होल्डिंग आउट का है, ये एप्लीकेशन दे ही नहीं सकता डिसोल्यूशन। समझ में आ रही है बात? अब डिसोल्यूशन तो हो नहीं सकता। मिस्टर एम जो एक्टिव है, हाँ रजिस्ट्रेशन ले, बिंदास ले, ठीक। चलो, एनालिसिस में रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या लिखोगे, मुझे वो जानने में इंटरेस्ट है। वैसा खत्म हो गया क्वेश्चन, सम अप हो रहा है, प्रोविजन हो गया, एनालिसिस भी बता दिया डिसोल्यूशन का। मुझे बता दो रजिस्ट्रेशन के एनालिसिस में क्या लिखोगे। हाँ जी, रजिस्ट्रेशन है ना इसमें, हाँ क्या लिखेंगे? मिस्टर एम एक्टिव पार्टनर है, हाँ इस पर तो कोई मार्क्स है ही नहीं। आगे हेल्प वहां तक की जाएगी जहां तक कोई मार्क्स नहीं है, बाकी आपको बताना पड़ेगा। मिस्टर एम क्या है? एक्टिव पार्टनर, वो रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। सेक्शन 58 लगाना पड़ेगा, सभी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी, और अगर पूरी हो गई तो ROF क्या कर देगा। बट साइन किस किस के होंगे मुझे ये जानना है बस। MPQ नहीं होंगे? होंगे। कौन कौन कह रहा है सभी पार्टनर के साइन होंगे? तीनों के। सर मेरा आंसर डिफरेंट है। हाँ जी बोलिए, क्या डिफरेंट है? M और Q क्यों होंगे सर, बताइए क्यों होंगे M और Q? हाँ सर अब आ जाओ 58 पे, अब खत्म ही नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ 58। अब आ जाओ सर 58 पे, साइन वाला प्रोविजन दोबारा से पढ़ लेते हैं। सर हम तो लग रहे थे हमें तो हो गया सेक्शन 58 पूरा। चलो आ जाओ। क्या लिखा है? ऑल का मतलब सारे के सारे, यहाँ लिखा है ऑल। हाँ जी बोलिए। पार्टनर नहीं है ना, बट उसमें पार्टनर नहीं है एग्रीमेंट में, बट साइन तो करवाने पड़ेंगे ना, क्योंकि लिखा क्या है? सभी के सभी पार्टनर्स के। सर लॉ है ये, ठीक, आपको जो लिखा है वो फॉलो करना पड़ेगा। चलो सर पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस हो गए। अब आ जाओ यूनिट 1 के क्वेश्चंस पे डिस्क्रिप्टिव। लाओ जी बुक किसके पास है? पेनल्टी लेट रजिस्ट्रेशन की, हाँ करनी है ना 58। हाँ नहीं लिखा तो मत करना, डेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं है, देयरफॉर वी कैन नॉट कैलकुलेट द लेट फीस या लेट पेनल्टी। खत्म। जितना क्वेश्चन है उतना ही तो लिखेंगे आप, बस बातें नहीं, बातें नहीं बेटा। पेज नंबर बताएंगे मुझे। MCQ आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, 2 ही तो क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे हैं और आपसे पूछेंगे क्या आंसर है, कोई भी सजेस्टेड की ओर देखेगा भी नहीं। मिस्टर XU और मिस्टर YU आर दी पार्टनर है एक पार्टनरशिप फर्म में। XU इंट्रोड्यूस MU एन एम्प्लॉय एज ए पार्टनर टू ZU। सर अब कंफ्यूजन बढ़ेगा, यही तो आइस का कंफ्यूजन है। चलो, MU remained silent, ZU a trader believing MU as a partner supply 50 laptops to the firm on credit. After expiry credit period, ZU did not get amount of laptops sold to partnership firm. ZU filed a suit against XU and MU for the recovery of price. Does MU is liable for such purpose? सर MU कौन था, हमें पहले ये बता दो। MU था कौन? लाइबिलिटी तो उसकी बता देंगे क्योंकि नॉमिनल ने आपको बताया था लाइबल होगा सभी ट्रांजैक्शन के लिए, होल्डिंग आउट में नहीं होगा। है कौन MU? हाँ है कौन MU? सर ऐसे क्वेश्चन आ जाए घुमाने के लिए टाइमलाइन बना देना फटाफट एग्जाम में पीछे, फटाफट कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है। चलो
एक्स यू एंड वाई यू क्या है? अरे क्या है? पार्टनर। चलो लिखो एक्स यू और वाई यू, ये भी पार्टनर, ये भी पार्टनर। सर नेक्स्ट, सर एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, एक्स यू इंट्रोड्यूस कराता है एम यू को, ओके, ये कुछ कर रहा है, देखते हैं क्या कर रहा है। इंट्रोड्यूस करा रहा है किसे? एम यू को एज हिज पार्टनर, ओके। सर एक व्यक्ति और आ गया एम यू, ये इस बंदे को इंट्रोड्यूस करा रहे किसके सामने? जेड यू के सामने, ओके। सर ये पार्टनर है क्या? नो सर। क्या लिखा है? एज हिज पार्टनर। बता रहा है क्या? ये मेरा पार्टनर है। किसको बता रहा है? जेड यू को, ओके। सर एम यू रिमेन साइलेंट, ये क्या है? चुप है। ये कैसा है? चुप, ओके। ये क्या है? चुप है। आगे क्या कह रहा है? सर जेड यू एक ट्रेडर है और बिलीव कर लेता है किस पे? एम यू पे, इस बंदे पे, चुप वाले व्यक्ति पे। एज अ पार्टनर सप्लाई कर देता है क्या? 50 लैपटॉप। सर बताएंगे आगे क्या कह रहा है? क्रेडिट पे दे देता है। व्हाट डू मीन ऑफ क्रेडिट? हाँ सर, आफ्टर एक्सपायरी द क्रेडिट पीरियड, सपोज 30 दिन के लिए दिया था, खत्म हो गए जी 30 दिन। आगे क्या कह रहा है? जेड यू, जेड यू है कौन? अरे लिखो इसके नीचे, अब समझ में आएगा। और ये बंदा कौन है? होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट है जी। चलो अब बात करते हैं आगे। सर जेड यू डिड नॉट गेट अमाउंट ऑफ लैपटॉप, जेड यू को प्राप्त नहीं हुआ कुछ भी, सिंगल पेनी ऑफ लैपटॉप अमाउंट, ओके, टू द पार्टनरशिप फर्म। इनने लैपटॉप दिए थे, इनको पैसा देना था दोनों को, इनने कुछ नहीं दिया, पार्टनरशिप फर्म ने पैसा। जेड यू जो क्रेडिटर्स है, ओके, फाइल अ सूट अगेंस्ट एक्स यू, इसके खिलाफ। जेड यू क्या करता है? इस बंदे के खिलाफ और इस बंदे के खिलाफ कोर्ट केस फाइल कर देता है। क्या फाइल कर देता है? कोर्ट केस फाइल कर देता है। क्या कर सकता है जेड यू? जेड यू क्रेडिटर्स कर सकता है। yes, और क्या एम यू लायबल रहेगा? यस सर। कौन सा कंसेप्ट? अब बताइए लिखेंगे क्या? प्रोविजन में, एनालिसिस में, कंक्लूजन में, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ सेक्शन 28 ऑफ कौन सा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 19, ओके सर। आगे होल्डिंग आउट, ठीक। आगे a person represent himself as a partner in front of creditors, therefore he is liable for a specified transaction. It is an provision. Analysis बताना पड़ेगा ये बंदे कौन है। एक्स यू पार्टनर है, वाई यू भी पार्टनर है, ये बंदा पार्टनर नहीं है, चुप रहा, तो ये क्या बन गया? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। देन ये बंदा क्रेडिटर्स है, अब इसने क्या कर दिया? क्रेडिट दे दिया, किसके बेसिस पे? चुप रहने वाले व्यक्ति के बेसिस पे। किसको? फर्म को, और फर्म ने 1 रुपया भी नहीं दिया। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज ऑल्सो लायबल टू दिस ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी कंक्लूजन। क्या पूछा था आपसे? एम यू लाइबल रहेगा? यस, द स्टेटमेंट इज वैलिड एंड एम यू इज लाइबल एज अ पार्टनर बाय होल्डिंग, ठीक है। एक्सपेक्ट कर लीजिए 2 मार्क्स का। चलो अगर कट कॉपी पेस्ट हुआ, जैसे बताया था मैंने कुछ आपको, चलो बाद में ही बताएंगे। जून वालों को उनके रिवीजन में बताया था शायद, हाँ। चलो 2 मार्क्स का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को ICAI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। मिस लूसी वाइल ड्राफ्टिंग पार्टनरशिप डीड, ओके, किसकी बात कर रहा है? पार्टनरशिप डीड, इलस्ट्रेटिव एग्जॉस्टिव? चलो आगे। टेकन फ्यू केयर ऑफ फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, व्हाट आर दोज पॉइंट? बता दीजिए वो पॉइंट कौन से हैं जो पार्टनरशिप डीड में भरने होंगे। करें स्टार्ट।
आगे पढ़ लेते हैं, 1 मिनट और पढ़ लेते। ठीक, आगे ये कह रहा है, शी wants to know the list of information which must be the part of partnership deed drafted by her also. Give, अब question start है, give list of information to be included in partnership deed. लो बेटा किसका है, इन partnership deed. चलो करें स्टार्ट। चलो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 of Indian Partnership Act 1932, in second pillar what? Agreement. We have a content of partnership deed. First, name of the firm, principal address of the firm, other address, other place of address, date of commencement of business, date of joining of the person, partners, name, उनका परमानेंट एड्रेस। नेक्स्ट, PSR, एडमिशन के प्रोविजन, रिटायरमेंट के प्रोविजन, डिसोल्यूशन के प्रोविजन, डेथ के प्रोविजन, इंसॉल्वेंसी के प्रोविजन। किस में लिखेंगे? पार्टनरशिप डीड के कंटेंट में। ठीक है, इट इज योर सजेस्टेड आंसर। केवल आपसे केस स्टडी नहीं पूछी, ये पूछा प्रोविजन बता दो, और प्रोविजन भी किससे पूछा? केस स्टडी बना के, कि मिस ल्यूसी क्या बना रही है? पार्टनरशिप डीड, उसके कंटेंट बता दो। डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं है, वो ETC में आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये सेकंड क्वेश्चन आप मार्क कर सकते हैं 3 मार्क का। ठीक, चलिए सर, ICI की क्वेश्चन जरूर हाथ से सॉल्व करेंगे और ICI का सजेस्टेड आंसर देखेंगे। ICI ये सजेस्टेड आंसर एग्जामिनर को नहीं देगा चेक करने के लिए, बता रहा हूँ ना। कभी आप सोचो इतना सा आंसर लिख दूं और पूरे 2 या 3 मार्क्स मिल जाए। ठीक, आपको प्रोविजन, एनालिसिस, कंक्लूजन ही फॉलो करना है। ठीक है, चलिए आते हैं अपना। सर 2 मिनट का ब्रेक, फिर स्टार्ट करते हैं। नहीं जी, प्रोविजन ही लिखना है बस, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप। हाँ भैया, थोड़ी देर में पहुँच रहा हूँ।
चलिए सर नेक्स्ट रीस्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं पॉइंट नंबर ई। इस केस के लिए भी हम कोर्ट के पास जाएंगे। कब? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट डू मीन ऑफ ट्रांसफर? यहाँ ट्रांसफर से मतलब है सेल आउट ऑफ इंटरेस्ट, सेल आउट ऑफ इंटरेस्ट इन पार्टनरशिप, सेल आउट ऑफ इंटरेस्ट इन पार्टनरशिप। सर 3 पार्टनर थे ए बी एंड सी, तीनों के बीच अच्छी दोस्ती थी और उन्होंने बोला इस दोस्ती को क्यों ना व्यापार में बदल लेते हैं। वो किस में आ गए? पार्टनरशिप में। सर सी चाह रहा है कि मैं इस पार्टनरशिप से चला जाऊं, अपना शेयर किसी मिस्टर डी को बेच के निकल जाऊं। जा सकता है? जा तो सकता है, बट मिस्टर ए और मिस्टर बी को लगता है कि डी में हमारे लिए अच्छा नहीं है, हम उसके साथ काम नहीं कर सकते। तो वो कोर्ट के पास जाएंगे और क्या बोलेंगे? इस फर्म को क्या कर दो? डिसॉल्व कर दो। क्या कह रहा है पॉइंट नंबर ई? वेयर अ पार्टनर अदर देन पार्टनर स्विंग हैज ट्रांसफर्ड, कर दिया है जी, ट्रांसफर्ड द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट। मार्क करेंगे वर्ड ट्रांसफर्ड, मार्क करेंगे होल ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट डू मीन ऑफ होल ऑफ इंटरेस्ट? 100% शेयर इन पार्टनरशिप लिखेंगे। किसका 100%? पार्टनर्स 100% शेयर इन पार्टनरशिप। मार्क करेंगे होल ऑफ इंटरेस्ट और लिखेंगे पार्टनर्स 100% शेयर इन पार्टनरशिप। चलिए, इन द फर्म टू थर्ड पार्टी द कोर्ट में डिसॉल्व द फर्म एट द इंस्टेंस ऑफ एनी अदर पार्टनर। समझ में आ रही है बात? सर कोई पार्टनर अपना पूरा का पूरा शेयर किसी और को बेच के निकल गया, हम नहीं करना चाहते उस दूसरे व्यक्ति के साथ बिजनेस, हम तो अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हैं। आप किसी को रोक तो नहीं सकते उसकी प्रॉपर्टी बेचने से। उसकी फर्म में प्रॉपर्टी थी, इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट मतलब ओनरशिप, ओनरशिप थी, अपनी ओनरशिप बेची और निकल गया। सर जो नया वाला बंदा आएगा हमें तो अच्छा नहीं लगता वो, तो अदर पार्टनर क्या करा सकते हैं? डिसॉल्व करा सकते हैं फर्म। किसके पास जाके? कोर्ट के पास जाके। नेक्स्ट पॉइंट नंबर एफ, कंटिन्यूअस और परपेचुअल लॉसेस। सर फर्म कई साल से लॉस में चल रही है और लॉस भुगतने की अब हिम्मत नहीं रही, क्या किया जाए? फर्म का बंद कर दिया जाए। सर वेयर द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड आउट ऑन एक्सेप्ट एट अ लॉस इन फ्यूचर ऑल्सो, और फ्यूचर में भी क्या लग रहा है? लॉस ही आएगा। देन द कोर्ट में ऑर्डर फॉर इट्स डिसोल्यूशन। कहीं पर ये लिखा है कोर्ट मस्ट, पक्का? पक्का? चलो पॉइंट नंबर जी, ये होमवर्क रहा आपका, ये निकाल के लाना कि कहां पर लिखा है कोर्ट मस्ट। ठीक, लिख लो। सर पॉइंट नंबर जी, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स। सर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स, व्हाट डू यू मीन ऑफ जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड? ये कुछ 4 ग्राउंड हैं, अरे ये कुछ 4 ग्राउंड्स, व्हाट डू यू मीन ऑफ ग्राउंड्स? फैक्ट्स हैं, जिन फैक्ट्स के बेसिस पे आप अपनी फर्म को क्या करा सकते हैं? डिसॉल्व करा सकते हैं, ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ठीक है सर। फर्स्ट, डेडलॉक इन मैनेजमेंट। व्हाट डू यू मीन ऑफ डेडलॉक? डेडलॉक इन मैनेजमेंट। ओके सर। Point number B, where the partners are not in talking terms between them. Where the partner are not talking terms between them. ठीक सर। Loss of substandard. Loss of substandard. ठीक। 4th point, gambling by a partner on a stock exchange. शायद ये तो समझ में आया होगा, है ना? सर हमारा माइंड ही गलत जगह चलता है। अच्छा सर 4th पॉइंट, गैम्बलिंग बाय किसके द्वारा? अ पार्टनर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। MCX खेल रहा है पार्टनर, लिख सकते हैं, लिखा ही यही है ना?
पार्टनर MCX खेल रहा है, MCX एक स्टॉक होता है गैम्बलिंग का, उसको बोलते हैं MCX। ठीक है, अब गूगल पर सर्च कर सकते हैं। ओके श्योर सर, पार्टनर MCX मतलब ऐसा कुछ बैट लगा रहा है, ठीक, आज प्राइस ये नहीं ये होंगे, बैट लगा रहे हैं, इतने लाख रुपए लगा रहे हैं, इट इज कॉल्ड MCX। ठीक है, ओके सर। सर MCX वाली कंडीशन समझ में आई? हाँ जी, अगर कोई पार्टनर ऐसा कर रहा है तो क्या मानेंगे, फर्म को डिसॉल्व करेंगे जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स में आके। सर फर्स्ट, डेडलॉक इन मैनेजमेंट। व्हाट डू यू मीन ऑफ डेडलॉक? अरे व्हाट डू यू मीन ऑफ डेडलॉक? लॉक, ताला, ठीक, ओके, मरा हुआ ताला। सर मरा हुआ ताला। सर डेडलॉक इन मैनेजमेंट से यहाँ पे मतलब है कि नया मैनेजमेंट हम ला नहीं पा रहे और पुराने को हम हटा नहीं सकते, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हो गए हैं हमारे साथ। समझ में आ रही है? मैनेजमेंट व्हाट, नॉट द पार्टनर्स, मैनेजमेंट इज एम्प्लॉय। नए एम्प्लॉय हम हायर कर नहीं सकते और पुरानों को हम हटा नहीं सकते, इट इज कॉल्ड डेडलॉक इन मैनेजमेंट। लिखेंगे एग्जाम्पल, नए को अपॉइंट, न्यू एम्प्लॉयज को अपॉइंट कर नहीं सकते और पुराने एम्प्लॉयज को हटा नहीं सकते क्योंकि वो गलत काम कर रहे हैं। इट इज द सिचुएशन ऑफ डेडलॉक ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है सर, पॉइंट नंबर 2, वेयर द पार्टनर आर नॉट टॉकिंग टर्म बिटवीन देम। सर पार्टनरशिप में पार्टनर्स बिजनेस कर रहे हैं, कभी आके बैठते ही नहीं, किलसते हैं एक दूसरे से, अरे एक दूसरे की सुनते ही नहीं, अपनी अपनी करते हैं, एक ट्रम पे कभी होते ही नहीं। इट इज कॉल्ड व्हाट, नॉट इन टॉकिंग बिटवीन द पार्टनर्स। सर बात करते ही नहीं, एक बात पे सहमत होते ही नहीं, पता ही नहीं चलता कौन CEO है। व्हाट डू यू मीन ऑफ CEO? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सर पता नहीं चलेगा अगर सारे पार्टनर एक जगह बोलेंगे और CEO कुछ अलग बोलेगा तो किसकी मानी जाएगी? CEO की। सर कोई CEO ही नहीं है, एक बात पे आती नहीं है पार्टनर, और इनको भी लगता है हम बिजनेस नहीं कर सकते एक साथ में, क्या किया जाए? डिसॉल्व कर दी जाए। किसके ऑर्डर पे? सर होमवर्क, लॉस ऑफ सबस्टेंडम, आप मुझे कल बताएंगे व्हाट डू यू मीन ऑफ सबस्टेंडम। चलिए रिवाइज करते हैं फटाफट से 2 मिनट में। आज केस स्टडी नहीं देंगे, आज रिवाइज करेंगे बहुत दिन बाद। चलिए फटाफट से देखेंगे। पार्टनरशिप एक्ट सर खत्म हो रही है यूनिट 3, कल हो जाएगी। कल कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ने हैं बस आफ्टर डिसोल्यूशन, यही बच रहा होगा, देख लेना कॉन्सिक्वेंसेस आफ्टर डिसोल्यूशन। फिर कंफ्यूजन स्टार्ट करेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन वर्सेस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन। सर रिवाइज करते हैं। सेक्शन 4 टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप मीनिंग। व्हाट आर द पिलर इन पार्टनरशिप मीनिंग? 5। फर्स्ट, एसोसिएशन ऑफ 2 or more person, agreement, business, profit, mutual agencies। सर नेक्स्ट सेक्शन 58 टॉकिंग अबाउट। सर मैं कुछ बोलूंगा, आपको उससे कुछ रिलेटेड बोलना है बस। लेट फीस सेक्शन, ठीक, कितनी है लेट फीस? कहाँ से लगेगी? फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट। अगर मुझे लेट फीस नहीं देनी क्या करना होगा? हाँ जी, विद इन 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट मैं क्या करा लूँ? रजिस्ट्रेशन करा लूँ। सर रजिस्ट्रेशन में कितनी कंडीशन? 4। ठीक, क्या सभी के सभी पार्टनर साइन करेंगे? ओके सर सेक्शन 43 अब घुमा के, क्योंकि ICI भी ऐसे निकलेगा जब क्वेश्चन देगा, है ना, डिसोल्यूशन से रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन से कहीं और कुछ पूछा तो उसका तुरंत आंसर। सर सेक्शन 43 क्या कहता है? डिसोल्यूशन बाय नोटिस। सर हाँ सर सेक्शन 43 में क्या पार्टनरशिप एट फिक्स पीरियड हो सकती है? नो सर। सर मुझे बताएंगे क्या सेक्शन 43 में हर पार्टनर नोटिस दे सकता है? क्या हर पार्टनर को नोटिस मिलेगा? ओके। सेक्शन 42 टॉकिंग अबाउट डिसोल्यूशन बाय हैपनिंग ऑफ सर्टेन। सर मैं सेक्शन बोलूंगा, आप बताना क्या।
सेक्शन 28, सेक्शन 7, सेक्शन 62। सर पढ़ाया नहीं आपने, हम कैसे बता दें? सेक्शन 59, ओके। सेक्शन 44, ऑर्डर ऑफ कोर्ट। सेक्शन 40, डिसीजन बाय एग्रीमेंट। सेक्शन 39, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ। सर सेक्शन 4, पार्टनरशिप, ओके। सेक्शन 4 में कितने पिलर हैं? 7, ओके। पार्टनरशिप एट विल, 2 कंडीशन। सर सेक्शन 43, डिसोल्यूशन बाय। सेक्शन 69, कौन सी हो? कितनी कंडीशन? हम पे कोई स्वीफायर कर सकता है, हम किसी पे स्वीफायर, हम अमंग दी फर्म स्वीफायर, हम पे सेट ऑफ मिलेगा। चलिए आज यहीं तक रोकते हैं, कल को